एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपने नामांकन को देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। नामांकन दाखिल करने की 21 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन आज के दिन को बीजेपी ने चुना 20 अगस्त को, जब वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। एक दूसरे के अभिवादन के साथ ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की तरफ से ये नामांकन पत्र राज्यसभा के महासचिव को सौंप रहे हैं। ऐसे अलग अलग सेट उनको दिए जाएंगे ताकि एक सेट में अगर कोई तकनीकी खामी हो तो फिर दूसरे सेट को चेक किया जाए, और अगर दूसरे सेट में भी खामी हो तो तीसरे सेट को चेक किया जाए। ऐसी सूरत में कई मल्टीपल सेट दिए जाते हैं ताकि अगर किसी भी सेट में खामी हो तो नामांकन रद्द ना हो। तो नामांकन की प्राथमिक जांच के बाद 21 तारीख के बाद जो नाम वापसी की तारीख होगी वो जारी की जाएगी, और अगर तब तक यूपीए के उम्मीदवार, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार अपना नामांकन अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो चुनाव होना तय हो जाएगा। हालांकि ये तय ही है कि एनडीए और इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच ये चुनाव होगा। सीपी राधाकृष्णन मूलतः तमिलनाडु के तिरुवूर के रहने वाले हैं। 68 वर्ष उनकी आयु है और वे 2 बार 1998 और 1999 में तमिलनाडु से सांसद रह चुके हैं। संगठन के पुराने रणनीतिकार हैं, आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। केरल का उनको प्रभारी बनाया गया और उससे पहले तमिलनाडु का उनको सचिव भी नियुक्त किया गया था। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद उनको केरल के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2016 से 17 में उन्हें कोयर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और साथ ही साथ उनको पौंडीचेरी का उपराज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। अभी जब उनको एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुना, तब वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर काबिज थे। वहाँ से इस्तीफा दिया और 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली का रुख किया। जब वे दिल्ली पहुंचे तो बीजेपी के तमाम नेता उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे। राजनाथ सिंह उनके पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव अभियान की देखरेख करेंगे, जबकि किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं वो उनके इलेक्शन एजेंट होंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद हिस्सा लेते हैं। जन्म 20 अक्टूबर इस तरह से अगर देखा जाए तो जो दोनों सदनों की संख्या है वो 788 होती है। लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 782 है। जीत के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 292 का है, जबकि एनडीए के पास इस वक्त राज्यसभा और लोकसभा के मौजूदा सांसदों के मुताबिक 422 वोट हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो नामांकन पत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंप दिया है। जो राज्यसभा के महासचिव हैं वो नामांकन पत्र को इस वक्त देख रहे हैं और इस शुरुआती जांच के बाद इसको स्वीकार करेंगे। आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? जी देखिए विकास, जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा और जोड़ दूं कि 4 सेट नॉमिनेशन का फाइल किया जा रहा है। जो पहला सेट है उसमें जो प्रस्तावक नंबर 1 है वो खुद प्रधानमंत्री हैं। दूसरे सेट में प्रस्तावक नंबर 1 अमित शाह हैं। तीसरे सेट में प्रस्तावक नंबर 1 राजनाथ सिंह है और चौथे सेट में प्रस्तावक नंबर 1 ललन सिंह है। यानी जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी, उनकी तरफ से भी एक प्रस्ताव मूव किया गया है। तो 4 सेट नामांकन का दिया गया है। अब जैसा आप बता रहे हैं वो नामांकन दाखिल होने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसकी जांच की जाती है और उसके बाद चूंकि सभी शर्तें पूरी कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, तो उनका जो नामांकन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर 9 तारीख को चुनाव है, हम देख रहे हैं। अब जो हर बार जैसा हम लोग देखते हैं नामांकन होने के बाद विकास, जो भी उम्मीदवार होता है वो आमतौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, राजधानियों में जाकर अपने जो समर्थक पार्टीज हैं उनके तो नेताओं से मुलाकात होती ही है। कई बार जो विरोधी पक्ष के भी नेता हैं उनसे भी जाकर मुलाकात होती। तो अभी जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं वो एक तरह से एकजुटता का भी संदेश देने की कोशिश होती है एनडीए की तरफ से, क्योंकि इस तरह की कल बातें आई थी कि सुदर्शन रेड्डी के इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार होने के बाद क्या आंध्र की पार्टियां जो हैं, क्या तेलंगाना की पार्टियां जो हैं
वो समर्थन करेंगी। अब टीडीपी ही नहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीआरएस की तरफ से भी कमोबेश अब बिल्कुल साफ कर दिया गया है। टीडीपी ने तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि एनडीए बिल्कुल एकजुट है और उनके लिए सम्मान जरूर है, लेकिन एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनके पीछे टीडीपी बिल्कुल एकजुटता के साथ खड़ी है। तो अब एनडीए की तरफ से एकजुटता का भी संदेश देने की कोशिश की गई है और इसलिए जैसा मैंने कहा है, एक सेट जो है वो ललन सिंह की उसके प्रमुख प्रस्तावक हैं। तो अब जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उसके बाद फिर आगे जो राजनीतिक के बाद इसमें जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होगी। विकास, तो हमारे सहयोगी प्रशांत देखिए लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रशांत हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया रहने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार के लिए दोनों ही जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के वे पहुंचेंगे, सीपी राधाकृष्णन हो या सुदर्शन रेड्डी हो, और जो चुनाव अभियान है वो देश भर में चलता रहेगा। 9 सितंबर को इसके लिए मतदान होना है। प्रशांत, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस वक्त सीपी राधाकृष्णन को चुना गया तो उस समय बीजेपी और एनडीए की रणनीति ये थी कि डीएमके में फूट देखी जाए, और जब सुदर्शन रेड्डी को चुना गया तो इंडी गठबंधन के मन में ये था, ये रणनीति थी कि किसी तरह से टीडीपी में या फिर ऐसा हो सके कि जो आंध्र प्रदेश के दूसरे दल हैं उनके बीच किसी तरह की फूट हो। किस तरह की राजनीति अगले कुछ दिनों में शेप लेगी, आप कुछ कयास लगा सकते हैं? तो प्रशांत हमारे सहयोगी, उनसे संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने के लिए। देखिए जो जीत का बहुमत का आंकड़ा है वो 392 है, और ऐसी स्थिति भी अगर बनती है तो बाकायदा संविधान में ये प्रावधान है कि अगर 392 वोट अगर किसी को नहीं मिले, मान लीजिए जो बहुमत का आंकड़ा है, और दोनों उम्मीदवारों के बीच टाई हो गया, तब फिर क्या होगा? तो ऐसी सूरत में जो सेकंड प्रेफरेंस वोट होता है वो एक उम्मीदवार को हटा के और दूसरे उम्मीदवार के मत में जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि विनिंग कैंडिडेट नहीं मिल जाता है। तो देखिए ये हम आपके सामने रख रहे हैं, बीजेपी और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 427 वोट हैं, और इंडी गठबंधन की तरफ से सुदर्शन रेड्डी 355 वोट हैं इनके पास। फिलहाल राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सांसदों का जोड़ है यहाँ पर। आपको ये पता है कि 445 जो सांसद हैं लोकसभा के, उसमें से इस वक्त एक सीट खाली है, इसलिए 444 सांसद ही हैं, जबकि 5 सीटें राज्यसभा में खाली हैं 245 में से, और 240 सीटें ही अभी हैं। तो इस तरह से जो कुल मिला के बहुमत का आंकड़ा बनता है वो 292 बनता है, और इसी मैजिक नंबर को हासिल करने के बाद राधाकृष्णन, जिनकी जीत लगभग सुनिश्चित दिख रही है अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो जाता है इस दौरान तो। लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया, भले ही उनके पास बहुमत का आंकड़ा ना हो, मैजिक नंबर ना हो, लेकिन उसके बावजूद ये लड़ाई जो है वो विचारधारा की है, संविधान बचाने की है, और इसलिए इंडी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतारना बहुत जरूरी है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या आंध्र प्रदेश के किसी राजनीतिक दल में टूट होगी, या फिर तमिलनाडु के किसी राजनीतिक दल डीएमके में टूट के आसार बनते हैं क्या। और ये दिलचस्प होगा जानना, क्योंकि ये जो वोटिंग का पैटर्न है इसमें गुप्त मतदान होता है, और गुप्त मतदान की वजह से ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसने किसको वोट दिया। ऐसी सूरत में चूंकि व्हिप भी नहीं होती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ पर कहें, क्षेत्रवाद पर कहें, जातिवाद पर कहें, अपना वोट किसी भी उम्मीदवार को दे सकता है, और यहीं पर वो पिटारा खुल जाता है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में आखिर कौन सी पार्टी या कौन सा व्यक्ति या कौन सा सांसद किसी दूसरे उम्मीदवार को अपने अधिकृत उम्मीदवार के अतिरिक्त वोट दे सकता है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, तो बात ये चल रही है कि जो दोनों तरफ के उम्मीदवार हैं वो इस मंशा के साथ उतारे गए हैं कि शायद एक दूसरे के खेमे में, दूसरे गठबंधन के खेमे में हम कोई वहां पर भेद डाल सकें, मतभेद पैदा कर सकें और वोट अपनी तरफ खींच सकें। निश्चित तौर पर जब एनडीए ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था सीपी राधाकृष्णन को, तो उसके पीछे यही रणनीति मानी गई कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन है, जो कि इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है, उसमें टूट डाली जाए, उनको कंफ्यूज किया जाए। और इसीलिए जवाब के तौर पर अब इंडिया गठबंधन ने जो अपना उम्मीदवार खड़ा किया है उसमें वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो दल हैं उनमें वैसी ही दुविधा पैदा करना चाहते हैं, जैसे कि डीएमके में
एनडीए करना चाहता था। इसीलिए चाहे वाईएसआरसीपी हो, चाहे बीआरएस हो या फिर टीडीपी हो, इन तीनों ही पार्टियों पर नजरें हैं कि वो इस पर क्या रुख अपनाएंगे। जैसे कि डीएमके ने स्पष्ट किया है कि ये विचारधारा की लड़ाई है और इसको तेलुगु बनाम तमिल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यही कारण है कि डीएमके ने इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का फैसला किया और वहीं पर जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे टीडीपी हो, चाहे बीआरएस, वाईएसआरसीपी, वो ऐसा लगता है कि वो एनडीए के मुद्दा का समर्थन करेंगे। आप संसद के गलियारों से और संसद के गलियारे आपसे बखूबी वाकिफ हैं और हर सांसद से लगभग आप लोग मिलते रहते हैं और हम भी देखते हैं कि लगातार ये मुलाकातों का दौर चलता रहता है। क्या इस दौरान डीएमके में, टीआरएस, टीडीपी में, टीआरएस में आपको कहीं भी कोई लूज कैनन, कमजोर कड़ी नजर आई अब तक? देखिए, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन हाँ, वाईएसआरसीपी के बारे में ये कह सकते हैं क्योंकि शुरू में ये हुआ था कि 13 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन किया था जगनमोहन रेड्डी को, समर्थन मांगा था। उसके बाद ये इंडिकेशन मिला था जब सीपी राधाकृष्णन का नाम अनाउंस हुआ कि वाईएसआरसीपी समर्थन दे सकती है। लेकिन जब रेड्डी का नाम यहाँ से आया इंडिया गठबंधन की ओर से, तो अब शायद वाईएसआरसीपी थोड़ी सी दुविधा में है। लेकिन जैसा आप बता रहे थे विकास, की ये चुनाव जो होता है ये गुप्त मतदान होता है, इसमें कोई विप जारी नहीं होती है और इसमें ऐसे में अगर बड़े पैमाने पर अगर क्रॉस वोटिंग हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। इसीलिए कोशिश पूरी होगी क्योंकि 21 तारीख यानी कल जो है आखिरी दिन है नामांकन का और उसके बाद 9 सितंबर तक यानी मतदान में भी काफी वक्त रहेगा। तो अखिलेश, आपको बीच में रोकेंगे, तस्वीरें आ रही हैं सीधे राज्यसभा के महासचिव के दफ्तर से, जहां पर नामांकन दाखिल करने के बाद अब एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए इस कमरे से बाहर की तरफ निकल रहे हैं और एनडीए के तमाम सांसद यहां पर मौजूद हैं जो यहां से नामांकन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तकरीबन 160 सांसदों के दल बल के साथ सीपी राधाकृष्णन का नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो तमाम सांसद हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हुए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। राजनाथ सिंह को, अखिलेश, राजनाथ सिंह को कमान सौंपी गई है इस पूरे चुनाव अभियान को ओवरव्यू करने की, देखरेख करने की, और किरण रिजिजू इसके बनाए गए हैं चुनावी एजेंट। इसके पीछे मकसद क्या है? राजनाथ सिंह तो अपने आप में काफी व्यस्त रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, राजनाथ सिंह की लगातार बातचीत होती रहती है बाकी विपक्षी दलों के सांसदों से, नेताओं से। यही कारण है कि उनको जिम्मेदारी दी गई और आप जानते भी हैं कि उनकी लगातार बातचीत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर वाईएसआरसीपी के जो अध्यक्ष हैं उनसे लेकर के टीडीपी, सब पर बातचीत उन्होंने की है। बीआरएस के नेता हो चाहे बीजेडी के नेता हो, और उन्होंने समर्थन मांगा है। हालांकि ये बात अलग है कि जैसे हमने कहा कि वाईएसआरसीपी का अभी तक दुविधा है, लेकिन बाकियों का समर्थन अभी पक्का नहीं मिल पाया। लेकिन संकेत इस बात के हैं कि समर्थन जुटा लिया जाएगा क्योंकि राजनाथ सिंह के कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके साथ साथ विनोद तावड़े जो कि बीजेपी महासचिव हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई। भूपेंद्र यादव, उनको भी कमान सौंपी गई है। और साथ ही 6, 7, 8 3 दिनों तक सितंबर में दिल्ली में संसद भवन में बीजेपी और एनडीए के सभी सांसदों का एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया गया, वर्कशॉप है, जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा कि किस तरह से वोट डालना है। क्योंकि बड़ी संख्या में नए सांसद हैं, अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है संख्या को लेकर के तो वो एम्बेरसमेंट सरकार नहीं चाहती है। इसलिए ट्रेनिंग दी जाएगी सांसदों को कि किस तरह से इसमें मतदान करना है। जगदीप धनखड़ का रिकॉर्ड जो था वो बड़ा रिकॉर्ड था, करीब 70% वोट उन्हें मिले थे। तो बीजेपी चाहेगी कि सीपी राधाकृष्णन को भी उसी तरह का मार्जिन मिले, लेकिन इस बार विपक्ष थोड़ा मजबूत स्थिति में है। ऐसे में ये जो आंकड़ा है यह कहाँ जाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल। और अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी लगातार राजनीतिक हलचल पर नजर रखते हैं। अखिलेश, एक बड़ा सवाल ये है कि अब जब चुनाव अभियान शुरू होगा तो अलग अलग राज्यों में जाके, चूंकि संसद तो 21 तारीख तक खत्म हो जाएगी, सभी सांसदों से मिलने के लिए, उनसे अपना समर्थन मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए इनको अलग अलग राज्यों का दौरा करना पड़ेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि सीपी राधाकृष्णन किस राज्य से अपने दौरे की शुरुआत करने वाले, क्योंकि इसके भी बड़े राजनीतिक महत्व होते हैं। निश्चित तौर पर होते हैं और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य देश का, उसको वहीं से शुरुआत की जा सकती है क्योंकि वो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सांसद वहीं से आते हैं। हालांकि अभी इस पर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या कार्यक्रम उनका बनेगा, लेकिन ये बात सही है कि अलग अलग राज्यों में जाएंगे। बल्कि इस तरह से एक प्रोग्राम बनाया जाएगा विकास, क्योंकि सभी राज्यों में जाना मुमकिन नहीं होता है, तो कुछ ऐसे जगह पर जाएंगे जहाँ पर कि बाकी राज्यों से भी सांसदों से मुलाकात हो सके। तो वो जो प्रोग्राम है उनका, अखिलेश, सबसे ज्यादा दिलचस्प इनका दौरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का होने वाला, जब पैनी नजर रहेगी सबकी। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा दिलचस्प तमिलनाडु का ही रहेगा, जो कि वो उनका गृह राज्य है। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक इनकी उम्मीदवारी घोषित होने से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उससे भी इनकी बातचीत हुई थी। दोनों के बीच में व्यक्तिगत संबंध काफी मधुर है। और साथ ही सीपी राधाकृष्णन का जो ओहदा है, जो उनकी जो पहचान है तमिलनाडु में,
वो राजनीतिक दलों की पहचान से ऊपर है। तो इस लिहाज से उनके सभी पार्टियों के नेताओं से बड़े व्यक्तिगत संबंध हैं। तो ऐसे में ये जरूर वहां पर हलचल पैदा करेगा जब वो तमिलनाडु जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और एनडीए ने उनको उम्मीदवार भी इसीलिए यही सोच करके बनाया है कि वहां पर राजनीतिक हलचल हो सके। तो अखिलेश, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरह से जो है जो सीपी राधाकृष्णन है उनके चुनाव अभियान को लेकर किस तरह से आगे पार्टी आगे बढ़ने वाली है, एनडीए किस तरह का रुख अपनाने वाला है, किन किन राज्यों में उनका दौरा होगा, सबसे दिलचस्प दौरा किस राज्य में होने वाला है, महीन डिटेल, बारीक डिटेल हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार होता है। बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो मध्यावधि में हो रहा है। ओपी धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हो गया था और 3 महीने के भीतर ये इलेक्शन कराना होता है, चुनाव कराना होता है। 9 सितंबर को इसकी मतदान की तारीख सुनिश्चित की गई है। जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन काउंटिंग भी हो जाएगी और देर रात तक नतीजे आ जाएंगे। अखिलेश, अब सवाल ये, विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी वो कब पर्चा दाखिल करेंगे और उनके लिए कौन कौन प्रस्तावक बनने वाले हैं, कुछ जानकारी दर्शकों के लिए? एनडीए में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया। 4 सेट डाले गए हैं जिसमें कि हर सेट पर 20 प्रस्तावक है, 20 समर्थक है, को मिलाकर 160 सांसदों के दस्तखत इस पर हैं। ठीक वैसे ही यूपीए भी कोशिश करेगा कि वैसे ही दिया जाए संदेश, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रस्तावक थे। इसके साथ ही सभी सहयोगी दलों के नेताओं को भी दस्तखत किए गए। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और साथ ही ओबीसी वर्ग के सांसदों को भी इसमें शामिल किया गया था ताकि एक एकजुटता का संदेश भी दिया सके और साथ ही जो राजनीतिक संदेश देना है वो भी दिया सके। वैसी कोशिश इंडिया गठबंधन की ओर से भी होगी। वो भी इसी तरह से अपने नामांकन पत्र तैयार करेंगे ताकि विपक्षी एकता में जो सेना की बात कही जा रही है उन अटकलों को दरकिनार किया जा सके और विपक्ष की एकता की मजबूती का संदेश दिया जा सके।